नमस्कार। आज हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। ये मुद्दा जुड़ा है भारत के जनजातीय समुदायों से और लैंगिक समानता के सवालों से भी। सुप्रीम कोर्ट का एक हालिया फैसला आया, नवांग बनाम बहादुर 2025। इसने फिर से साफ किया है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, जिसे हम एचएसए कहेंगे, वो अनुसूचित जनजातियों पर लागू होता है या नहीं, और अगर नहीं होता तो क्यों नहीं होता। हमारे पास जानकारी का आधार यही नवांग बनाम बहादुर केस में सुप्रीम कोर्ट का जो विस्तृत फैसला है वो है। और आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस फैसले के हर पहलू को समझें। ये क्या है, इसके पीछे तर्क क्या है, इसका थोड़ा इतिहास क्या रहा है, और सबसे जरूरी, इसका जनजातीय समुदायों के जो पारंपरिक कानून है और खासकर वहां महिलाओं के संपत्ति अधिकारों पर क्या असर पड़ेगा। चलिए इसको थोड़ा खोल कर देखते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, फैसले का मुख्य बिंदु क्या है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है इसमें। देखिए, मुख्य बात जो है वो बहुत सीधी और स्पष्ट है, और ये कोई नई बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे बस दोहराया है। वो ये कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम यानी एचएसए वो अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर लागू नहीं होता, तब तक नहीं जब तक कि केंद्र सरकार कोई खास अधिसूचना, कोई नोटिफिकेशन जारी करके ऐसा निर्देश न दे। और ये बात नवांग बनाम बहादुर 2025 मामले में जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने फिर से पुख्ता तौर पर कही है। अच्छा, और इसका कोई कानूनी आधार भी होगा, मतलब ये नियम कहाँ लिखा है? जी हाँ, बिल्कुल। ये सीधे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की ही एक धारा से आता है, धारा 2 उपधारा 2, मतलब सेक्शन 2(2). ये धारा बहुत साफ शब्दों में कहती है कि ये जो एक्ट है, ये अधिनियम, ये संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 25 में जो अनुसूचित जनजातियां परिभाषित हैं, उनके सदस्यों पर लागू नहीं होगा। हाँ, एक शर्त है कि जब तक केंद्र सरकार ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन द्वारा कोई और निर्देश न दे, और अभी तक ऐसी कोई यूनिवर्सल, मतलब सबके लिए, अधिसूचना जारी नहीं हुई है। तो इसका सीधा मतलब क्या हुआ कि अनुसूचित जनजातियों के लिए जो उत्तराधिकार के मामले हैं, वो उनके अपने पारंपरिक रिवाजों से, उनकी प्रथाओं से, या उनके जो अपने विशिष्ट कानून हैं, उनसे तय होंगे, एचएसए के प्रावधानों से नहीं। अच्छा, तो ये कानून तो मतलब पहले से ही साफ था। हाँ हाँ। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा कैसे? कुछ पृष्ठभूमि रही होगी इसकी। हिमाचल प्रदेश से जुड़ा शायद। बिल्कुल। इसकी शुरुआत हुई हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के 2015 के एक फैसले से। हाई कोर्ट में एक सेकंड अपील चल रही थी। कोई खास संपत्ति विवाद था, लेकिन उस केस की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कदम आगे बढ़कर एक सामान्य सा, मतलब एक जनरल डायरेक्शन जारी कर दिया। क्या निर्देश था वो? ऐसा क्या कह दिया हाई कोर्ट ने? हाई कोर्ट ने अपने फैसले के पैरा 63 में ये कहा, ये निर्देश दिया कि हिमाचल प्रदेश के जो जनजातीय क्षेत्र हैं, वहां रहने वाले अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर भी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागू होना चाहिए, खास तौर पर बेटियों के संपत्ति अधिकारों के मामले में। उनका तर्क ये था कि बेटियों को पिता की संपत्ति में बेटों के बराबर अधिकार ना देना, जैसा कि कई जनजातीय रिवाजों में होता है, वो संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के तहत जो समानता का अधिकार है, उसका उल्लंघन है। और उन्होंने इसे सामाजिक अन्याय और शोषण भी कहा। तो हाईकोर्ट का मानना था कि भाई, ये जो लैंगिक समानता के आधुनिक सिद्धांत हैं, ये इतने ज़रूरी हैं कि उन्हें जनजातीय समुदायों के पारंपरिक कानूनों पर वरीयता मिलनी चाहिए। भले ही एचएसए की धारा 2(2) उन्हें बाहर रखती हो, वो शायद संवैधानिक मूल्यों को ज़्यादा महत्व दे रहे थे। ये तो सुनने में काफी मतलब प्रोग्रेसिव सोच लगती है, समानता के नजरिए से देखें तो। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द क्यों कर दिया? क्या सुप्रीम कोर्ट वो लैंगिक समानता के खिलाफ है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट लैंगिक समानता के खिलाफ है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने कई फैसलों में इसकी वकालत की है। लेकिन इस खास मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि हिमाचल हाईकोर्ट का जो निर्देश था, वो कई कानूनी वजहों से टिकाऊ नहीं था। पहली और सबसे बड़ी बात तो यही थी कि ये निर्देश एचएसए की धारा 2(2) का सीधा सीधा उल्लंघन कर रहा था। कानून जब इतना साफ कह रहा है कि एचएसए जनजातियों पर लागू नहीं होता जब तक नोटिफाई ना हो, तो हाईकोर्ट उस स्पष्ट कानूनी प्रावधान को अनदेखा नहीं कर सकता था। अच्छा, यानी कानून जो लिखा है उसको प्राथमिकता दी गई। हाँ, और दूसरा कारण भी उतना ही महत्वपूर्ण था, वो था अधिकार क्षेत्र का,
जुरिस्डिक्शन का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट जिस सेकंड अपील की सुनवाई कर रहा था, उस केस के जो तथ्य थे, जो मुद्दे थे, उसमें ये सवाल सीधे तौर पर था ही नहीं कि HSA को सामान्य रूप से जनजातीय महिलाओं पर लागू करे या नहीं। हाई कोर्ट ने क्या किया कि अपील के दायरे से बाहर जाकर एक जनरल पॉलिसी डायरेक्शन दे दिया, और ये काम विधायिका का है, न्यायपालिका का नहीं। इसे आप एक तरह से न्यायिक अतिरेक या जुडिशियल ओवररीच भी कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि अदालतों का काम कानून की व्याख्या करना है, कानून बनाना या बदलना नहीं, खासकर तब जब संसद ने कुछ स्पष्ट रूप से कहा हो। ये बात दिलचस्प है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से जुडिशियल रिस्ट्रेंट दिखाया, अपनी सीमा पहचानी कि भाई हमारा काम कानून की व्याख्या करना है, उसे लागू करना है। समाज सुधार का काम या कानून बदलने का काम वो विधायिका देखे, भले ही इरादा कितना ही अच्छा क्यों ना हो। बिल्कुल, ये न्यायिक प्रक्रिया और जो शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत है, सेपरेशन ऑफ पावर्स, उसके हिसाब से ही है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी पॉइंट आउट किया कि उनका ये जो स्टैंड है ये कोई नया नहीं है। उन्होंने अपने पहले के फैसलों का भी जिक्र किया, जैसे एक केस था तिरथ कुमार बनाम दादूराम 2024। उस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही बात दोहराई थी कि अनुसूचित जनजातियां HSA के दायरे से बाहर हैं। लेकिन ये कहते हुए भी कोर्ट ने उसी फैसले में संसद से आग्रह भी किया था कि वे इस मुद्दे पर विचार करें और जनजातीय महिलाओं को भी विरासत में लैंगिक समानता का फायदा मिले, इसके लिए HSA को उन पर लागू करने या कानून में संशोधन करने की संभावना देखें। अच्छा, और कोई ऐसा मिलता जुलता मामला भी था? हाँ, एक और जरूरी केस है कमला नेती बनाम विशेष भूमि अधिकारी 2023। इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी ही चिंता जताई थी। कोर्ट ने कहा था कि एक तरफ तो जनजातीय रीति रिवाजों को बचाना जरूरी है, उनकी पहचान जरूरी है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखना होगा कि कहीं इन रिवाजों की आड़ में जनजातीय महिलाओं के साथ भेदभाव तो नहीं हो रहा। कोर्ट ने फिर से केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वो HSA की धारा 2(2) के प्रावधान की समीक्षा करें और सोचे कि क्या इसे जारी रखने की जरूरत है। खासकर 2005 में जो HSA में संशोधन हुआ, जिसने हिंदू बेटियों को बेटों के बराबर को-पार्टनर यानी सहदायिक अधिकार दिए हैं, उसके बाद तो ये सवाल और भी बड़ा हो जाता है। तो आप देख सकती हैं कि कोर्ट लगातार कानून की जो स्थिति है वो बता रहा है, लेकिन साथ ही बदलाव की जरूरत की तरफ भी इशारा कर रहा है। तो ये तो एक अजीब सी दुविधा वाली स्थिति बन जाती है। एक तरफ तो कानून है HSA की धारा 2(2) जो साफ कहती है कि ये अधिनियम जनजातियों पर लागू नहीं होगा। दूसरी तरफ हमारा संविधान खुद है जो अनुच्छेद 14 और 15 के तहत सभी नागरिकों को समानता की गारंटी देता है। इसमें जनजातीय महिलाएं भी आ गईं, लेकिन फिर संविधान ही 5वीं अनुसूची और अनुच्छेद 244(1) के जरिए अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के जो खास रिवाज हैं, उनकी संस्कृति है, उनके शासन के तरीके हैं, उनको भी संरक्षण देता है ताकि उनकी जो अलग पहचान है वो बनी रहे। ये दोनों बातें एक साथ कैसे फिट होती हैं? ये तो कुछ विरोधाभासी सा लगता है। ये बिल्कुल विरोधाभासी लगता है, और यही इस पूरे मुद्दे का सबसे पेचीदा और संवेदनशील पहलू है। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन साधने की कोशिश है एक तरह से। जब संसद ने 1956 में HSA बनाया और उसमें ये धारा 2(2) डाली, तो उनका इरादा शायद यही था कि जो जनजातीय समुदाय हैं, उनकी जो खास सामाजिक संरचना है, उनके अपने पारंपरिक कानून हैं, उनकी सांस्कृतिक स्वायत्तता है, उसका सम्मान किया जाए, जैसा कि संविधान खुद चाहता है। शायद डर था कि एक यूनिफॉर्म हिंदू कानून अगर उन पर थोप दिया गया तो उनकी पहचान, उनकी परंपराएं कहीं खत्म न हो जाए। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी निकल आया फिर। बिल्कुल, इसका नतीजा शायद अनप्रेडिक्टेड या अनदेखा ये हुआ कि जहां सामान्य हिंदू महिलाओं को खासकर 2005 के संशोधन के बाद संपत्ति में बराबरी का हक मिल गया, वहीं जनजातीय महिलाएं अपने समुदायों के जो पारंपरिक नियम हैं, जो अक्सर पितृसत्तात्मक होते हैं, उन्हीं के तहत रह गईं। कई जनजातीय समाजों में विरासत जो है वो मुख्य रूप से पुरुषों के जरिए चलती है, पुरुष वंश से। महिलाओं को या तो बहुत कम हिस्सा मिलता है या वो पूरी तरह पुरुषों पर निर्भर रहती हैं संपत्ति के लिए। तो HRA से जो छूट मिली उसने उनकी सांस्कृतिक स्वायत्तता तो बचा ली, पर लैंगिक न्याय के मामले में उन्हें पीछे छोड़ दिया। तो सुप्रीम कोर्ट के ये जो फैसले हैं, जैसे ये नवांग बनाम बहादुर वाला, ये इस संतुलन को कैसे देखते हैं?
क्या करते हैं इस तनाव का? ये फैसले, जैसा हमने पहले भी कहा, वो न्यायिक संयम का पालन करते हैं, जुडिशियल रिस्ट्रेंट। वे कानून की जो स्पष्ट भाषा है, धारा 2(2), उसे लागू करते हैं, क्योंकि इसे नज़रअंदाज करना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। लेकिन साथ ही वो लगातार विधायिका को, यानी संसद और केंद्र सरकार को ये याद दिला रहे हैं कि इस छूट की वजह से एक बड़ी विसंगति, एक अनोमली पैदा हो गई है। वो एक तरह से कह रहे हैं कि देखिए, कानून बदलना हमारा काम नहीं है, ये आपका काम है। लेकिन इस मुद्दे पर विचार जरूर कीजिए, क्योंकि समानता भी एक संवैधानिक मूल्य है और बहुत जरूरी मूल्य है। वो भविष्य में लेजिस्लेटिव रिव्यू, यानी विधायी समीक्षा की जरूरत को बार बार रेखांकित कर रहे हैं। यहाँ एक सबक ये भी है कि अदालतें एक सीमा तक ही जा सकती हैं। असली बदलाव के लिए तो विधायी इच्छा शक्ति ही चाहिए होगी। ये तो हुई सारी कानूनी और संवैधानिक बातें। अब थोड़ा जमीनी हकीकत पर आते हैं। ये जो नवांग बनाम बहादुर फैसला है, इसके व्यवहारिक परिणाम क्या हैं? आम लोगों के लिए, खासकर जनजातीय समुदायों के लिए इसका मतलब क्या निकलता है? इसके कई अहम व्यावहारिक नतीजे हैं जिन्हें समझना जरूरी है। पहला तो यही कि अब ये और भी साफ हो गया है और भी पक्का हो गया है कि एचआरए जनजातीय समुदायों पर लागू नहीं होता जब तक कि केंद्र सरकार खास तौर पर अधिसूचित ना करे। इससे जो निचली अदालतें हैं या हाई कोर्ट है, उनके लिए जो भ्रम की स्थिति कभी कभी बन जाती थी, वो खत्म होती है। वो अब धारा 2 को अनदेखा करके एचआरए लागू करने का आदेश नहीं दे सकती, जैसा हिमाचल हाई कोर्ट ने करने की कोशिश की थी। तो एक तरह की कानूनी निश्चितता बढ़ती है। ठीक है, ये तो स्पष्टता की बात हुई। दूसरा, जनजातीय रिवाजों का संरक्षण जारी रहेगा। ये फैसला जनजातीय समुदायों की उन खास प्रथाओं और पहचान की रक्षा करता है जिन्हें संविधान खुद संरक्षण देता है। ये इस बात को मान्यता देता है कि उनकी जो पारंपरिक न्याय प्रणालियां हैं, सामाजिक संरचनाएं हैं, वो महत्वपूर्ण हैं, उन्हें एकदम से खारिज नहीं किया जा सकता। ये उनकी सांस्कृतिक स्वायत्तता का सम्मान है। और तीसरा और शायद सबसे अहम, कि सारी जिम्मेदारी अब विधायिका पर आ गई है। जैसा हमने पहले कहा, गेंद अब पूरी तरह से संसद और केंद्र सरकार के पाले में है। उन्हें ये मुश्किल फैसला लेना होगा कि क्या एचएसए के प्रावधानों को, या कम से कम उसका जो लैंगिक समानता वाला हिस्सा है, उसे अनुसूचित जनजातियों तक बढ़ाया जाना चाहिए। अगर हाँ, तो कैसे? क्या मौजूदा एचएसए को वैसे का वैसा लागू कर दें, या फिर जनजातीय समुदायों से बातचीत करके उनकी चिंताओं को ध्यान में रखकर कोई बदला हुआ या कोई खास कानून लाएं? ये एक बड़ा नीतिगत सवाल है जिसमें आपको समानता और सांस्कृतिक स्वायत्तता के बीच एक संतुलन साधना होगा। और चौथा पॉइंट क्या था? चौथा, लैंगिक न्याय की जो चुनौतियां हैं वो बनी रहेंगी। ये शायद सबसे गंभीर परिणाम है इसका। जब तक कानून नहीं बदलता, एचएसए से छूट का मतलब है कि जनजातीय महिलाओं के जो संपत्ति के अधिकार हैं वो उनके समुदाय के पारंपरिक नियमों से ही तय होंगे। और जैसा हमने बात की, कई समुदायों में ये नियम पुरुषों के पक्ष में झुके हुए हैं। इसका मतलब है कि उन्हें वो कानूनी सुरक्षा और अधिकार नहीं मिलेंगे जो गैर जनजातीय हिंदू महिलाओं को एचएसए के तहत मिलते हैं। वो संपत्ति के लिए अक्सर परिवार के पुरुषों पर या समुदाय की मर्जी पर निर्भर रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट का बार बार संसद से आग्रह करना उसी सी गंभीर चिंता को दिखाता है। ये एक तरह से जनजातीय महिलाओं को समानता के अधिकार से वंचित रखने जैसा है, भले ही ये अनजाने में हुआ हो। तो अगर मैं इसे संक्षेप में कहूं, सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से कानून का पालन किया है, जो उसकी भूमिका है, लेकिन साथ ही उसने ये भी साफ कर दिया है कि कानून की इस मौजूदा स्थिति से लैंगिक न्याय के मोर्चे पर एक कमी है, एक खालीपन है, जिसे भरने का काम अब विधायिका का है। आपने बिल्कुल सही समझा, एकदम सटीक। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी लक्ष्मण रेखा का सम्मान किया है। उन्होंने कानून की व्याख्या की है, कानून बनाया नहीं है। जब तक संसद या केंद्र सरकार धारा 2(2) पर दोबारा विचार नहीं करती या कोई नई अधिसूचना जारी नहीं करती, तब तक जनजातीय समुदायों में उत्तराधिकार के मामले उनके अपने पारंपरिक कानूनों और रिवाजों के हिसाब से ही चलते रहेंगे। ये स्थिति एचएसए की धारा 2(2) और संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत संरक्षित है। तो फैसला कानूनी तौर पर तो सही है, पर हाँ, सामाजिक न्याय के लिहाज से कई सवाल खड़े करता है। तो आज हमने नवांग बनाम बहादुर मामले के जरिए ये समझा
कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम और अनुसूचित जनजातियों के बीच जो एक जटिल रिश्ता है उस पर कानून की स्थिति को स्पष्ट किया है। ये सिर्फ एक कानूनी बारीकी नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि कैसे जनजातीय स्वायत्तता, उनकी सांस्कृतिक पहचान का संरक्षण और लैंगिक समानता जैसे जो बड़े संवैधानिक मूल्य हैं उनके बीच एक तनाव सा बना हुआ है। असल कानूनी सिद्धांत हैं जैसे समानता का अधिकार, उनको पारंपरिक समुदाय विशिष्ट जो सामाजिक संरचनाएं हैं, रिवाज है, उनके साथ कैसे मिलाया जाए, कैसे सामंजस्य बिठाया जाए। क्या समानता का एक ही पैमाना होना चाहिए जो सब पर लागू हो, चाहे उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, या फिर हमें सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करते हुए अलग अलग समुदायों के लिए उनकी खास परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग समाधान खोजने की जरूरत है, खासकर तब जब ये सवाल महिलाओं के बुनियादी अधिकारों से जुड़ा हो, जैसे संपत्ति का अधिकार, विरासत का अधिकार। ये दुविधा सिर्फ भारत में ही नहीं है, बल्कि दुनिया भर में जहां भी स्वदेशी समुदाय और आधुनिक कानून व्यवस्था एक साथ मौजूद है, वहां ये देखने को मिलती है। और ये चर्चा हमारे सुनने वालों के लिए एक विचार करने वाला प्रश्न छोड़ जाती है कि इस संतुलन को कैसे साधा जाए। क्या बदलाव जनजाति समुदायों के भीतर से आना चाहिए, उनकी अपनी सहमति से, उनकी भागीदारी से, ताकि वो अपनी परंपराओं को लैंगिक समानता के हिसाब से ढाल सकें? या फिर अगर अंदर से बदलाव नहीं आ रहा है तो क्या समानता सुनिश्चित करने के लिए भारी कानूनी हस्तक्षेप जैसे HRSA को लागू करना जरूरी हो जाता है? और अगर भारी हस्तक्षेप होता भी है तो ये कैसे पक्का किया जाए कि ये उनकी जो खास सांस्कृतिक पहचान है, उनकी स्वायत्तता है, उसे नष्ट न कर दे? इस जटिल पहेली पर सोचिएगा जरूर।